नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को करेंगे संबोधित। शाम 5 बजे होगा राष्ट्र के नाम संबोधन। कल अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के दौरे पर प्रधानमंत्री अरुणाचल में 2 जल विद्युत परियोजनाओं की रखेंगे नींव। वहीं त्रिपुरा में माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर परिसर का करेंगे उद्घाटन। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद तेजस्वी यादव की सभा में टूटी भाषा की मर्यादा। भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने कहा, अमर्यादित टिप्पणी लोकतंत्र का घोर अपमान। मामले में भाजपा ने दर्ज की शिकायत। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एनएसयूआई की हार को लेकर भाजपा ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, युवा वर्ग के बीच कांग्रेस और इसकी शाखाओं की लगातार गिर रही साख। कांग्रेस नेता को दी जेनजी क्रांति का भ्रम न पालने की सलाह। और एशिया कप क्रिकेट के सुपर 4 में भारत पाकिस्तान के बीच दुबई में आज होगा दूसरा महामुकाबला। भारत की नजर पाकिस्तान के खिलाफ लगातार दूसरी जीत पर। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम 5 बजे राष्ट्र के नाम अपना संबोधन देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के दौरे पर जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ईटानगर में 5,100 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इनमें 3,700 करोड़ की लागत से सियोम उपबेसिन में स्थित 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, 240 मेगावाट का हीओ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और 186 मेगावाट का टाटो फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट शामिल है। प्रधानमंत्री अरुणाचल प्रदेश में एक सभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तवांग में 9,820 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर की भी आधारशिला रखेंगे। 1500 से अधिक प्रतिनिधियों की क्षमता वाला यह सेंटर राज्य में पर्यटन और सांस्कृतिक क्षमता को बढ़ावा देगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य और सुरक्षा को बढ़ावा देने वाली 1,290 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री त्रिपुरा के गोमती जिले के उदयपुर का दौरा करेंगे और 51 शक्तिपीठों में से एक माताबाड़ी में माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर परिसर के कई विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे। यहां प्रधानमंत्री माता की पूजा अर्चना भी करेंगे। कृषि को हमारी सभ्यता की आत्मा बताते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि चावल हमारे किसानों का गर्व है और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए इस साल 30 और 31 अक्टूबर को भारत मंडपम में आयोजित होने जा रहा है BIRC 2025 भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस। ये दुनिया का सबसे बड़ा चावल सम्मेलन होगा जिसमें किसान, वैश्विक खरीदार और विभिन्न हितधारक एक ही मंच पर एकत्र होंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह आयोजन भारत की चावल विविधता और गुणवत्ता मानकों का प्रतीक बनेगा। साथ ही ये व्यवसाय से व्यवसाय संबंधों को भी और मजबूत करेगा। उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले 5 वर्षों में कृषि और कृषि आधारित निर्यात को दोगुना करने की दिशा में यह सम्मेलन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि किसानों का हित किसी भी व्यापारिक समझौते में सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगा और किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। Agriculture has always been the soul of our civilization. The BIRC
2025 Bharat International Rice Conference, the world's largest rice event with farmers, global buyers, and stakeholders brought together under one roof, is being held at the Bharat Mandapam on October 30th and 31st this year. I am sure this will also accelerate our vision to double agri and agri-based exports in the next 5 years. दिल्ली विश्वविद्यालय में शानदार प्रदर्शन कर 4 में से अध्यक्ष सहित 3 पदों पर जीत दर्ज करने के बाद अब हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनावों में एबीवीपी ने दूसरे छात्र संगठनों का सूपड़ा साफ कर दिया है। इस जीत पर भाजपा नेता अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा कि कोई कांग्रेस नेता राहुल गांधी को टिश्यू पेपर का एक डिब्बा भेज दे जो जेनजी क्रांति का भ्रम पाल रहे हैं, जबकि एनएसयूआई केंद्रीय विश्वविद्यालयों में लगातार चुनाव हार रही है। पिछले साल ही एबीवीपी ने पटना विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय, जेएनयू दिल्ली विश्वविद्यालय, गुवाहाटी विश्वविद्यालय, मणिपुर विश्वविद्यालय और उत्तराखंड के कई विश्वविद्यालयों सहित और अब हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में भी अपनी पकड़ बना ली है। जाहिर है युवा वर्ग के बीच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपनी पैठ लगातार गहरी करती जा रही है, जबकि कांग्रेस की छात्र शाखा एनएसयूआई अपनी जमीन खोती जा रही है। भाजपा नेता बंडी संजय कुमार ने हैदराबाद विश्वविद्यालय में ऐतिहासिक जीत पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि हैदराबाद विश्वविद्यालय की जेनजी एबीवीपी के साथ है। ये क्लीन स्वीप हैदराबाद विश्वविद्यालय में जनरेशन जी द्वारा राष्ट्रवादी विचारधारा में रखे गए विश्वास को दर्शाता है। पंजाब से लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय और फिर हैदराबाद विश्वविद्यालय तक हर जीत के साथ हर कैंपस में भगवा लहर गति को जनादेश में बदल रही है। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर से विवादों में फंस गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। हर तरफ चुनावी रैलियां हो रही हैं। तेजस्वी यादव की जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर फिर से अमर्यादित टिप्पणी की गई है। इस घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए पटना के गांधी मैदान थाने में शिकायत दर्ज कराई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि तेजस्वी यादव के मंच से उनकी मौजूदगी में एक बार फिर प्रधानमंत्री को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की गई। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतंत्र का घोर अपमान है। कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है तब लगातार तीसरी बड़ी घटना इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली देने का काम राजद के गुंडे, कांग्रेस के गुंडे, लालू प्रसाद जी के परिवार के इशारे पर गाली देने का काम कर रहा है। ये लोकतंत्र के लिए शर्मसार है और ये जब सत्ता में नहीं है तब देश के प्रधानमंत्री जी को गाली दे रहा है और जिस दिन ये लोग सत्ता में आ जाएंगे लौटकर तो जो हम लोग कहते हैं जंगल राज, आतंक राज फिर से स्थापित करने का काम करें। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों की हवा अब निकलने लगी है। ताजा मामला इस मुद्दे पर उनके सलाहकार रहे योगेंद्र यादव का है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर योगेंद्र यादव की एक वीडियो डालकर लिखा, सच सामने आ गया है। अमित मालवीय ने जो वीडियो साझा किया है उसमें योगेंद्र यादव ये कह रहे हैं कि इस मामले में कोर्ट जाइए, शपथ पत्र दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है। इस वीडियो के जरिए भाजपा नेता अमित मालवीय ने वोट चोरी के आरोप पर सियासत कर रहे राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, राहुल गांधी के सलाहकार योगेंद्र यादव ने एक बार फिर सच कह दिया है। उन्होंने खुलेआम स्वीकार किया कि वोट चोरी का पूरा अभियान
बिना किसी सबूत के है। अमित मालवीय लिखते हैं कि इसका मकसद सिर्फ शक पैदा करना, प्रधानमंत्री मोदी की छवि खराब करना और राहुल गांधी को अच्छा दिखाना है। उल्लेखनीय है कि चुनाव आयोग की ओर से नेता प्रतिपक्ष से बार बार इस मुद्दे पर शपथ पत्र मांगा गया, जिसे अब तक कांग्रेस या राहुल गांधी की ओर से नहीं दिया गया है। इस मुद्दे को भी अमित मालवीय ने एक बार फिर उठाया। वो पोस्ट में लिखते हैं कि इसलिए हैरानी नहीं कि राहुल गांधी शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने, चुनाव आयोग में कोई शिकायत दर्ज करने या कोर्ट जाने से मना कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि वोट चोरी के आरोपों को सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट पहले ही खारिज कर चुकी है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने पोस्ट में लिखा कि व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टा पर जेन जी उनके झूठ को निगलने से इनकार करते हैं और अब समय आ गया है कि वैचारिक लड़ाई को तेज किया जाए और ऐसी धोखेबाजी वाली राजनीति को हमारे राष्ट्रीय विमर्श से बाहर कर दिया जाए। बिहार का जमालपुर वर्कशॉप रेलखाना पिछले 5 वर्ष में उत्तरोत्तर विकास की ओर अग्रसर है। मोदी सरकार के नेतृत्व में विगत 5 वर्षों में यहां 4 बड़े प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए हैं। इस वर्कशॉप में 2 ऐसे उपकरण बनाए जाते हैं जो सिर्फ जमालपुर रेल कारखाने से ही तैयार होते हैं। साथ ही अनेक उत्पादों के मरम्मतीकरण और निर्माण में विविधता के लिए जमालपुर रेल वर्कशॉप को जाना जाता है। बिहार के जमालपुर से हमारे सहयोगी राजेश राज की एक खास रिपोर्ट देखिए। बिहार का जमालपुर रेलवे वर्कशॉप देश और एशिया का एकमात्र कारखाना है जहां पर ब्रेकडाउन क्रेन 140 टन का निर्माण होता है। इस ब्रेकडाउन क्रेन का इस्तेमाल दुर्घटना होने पर रेलवे ट्रैक से बोगियों को हटाने और ट्रैक को क्लियर करने के लिए किया जाता है। एक ब्रेकडाउन क्रेन के निर्माण में 60 दिन का वक्त लगता है, जिसे आवश्यकता अनुसार देश के रेल मंडलों को सप्लाई किया जाता है। दूसरा इकलौता उपकरण जमालपुर जैक है, जिसका इस्तेमाल कर जैक के सहारे किसी भी ट्रेन की बोगी को ऊपर उठाकर उसकी मरम्मत बखूबी से किया जा सकता है। ये जमालपुर जैक भी सिर्फ और सिर्फ जमालपुर रेल वर्कशॉप में ही बनता है। जमालपुर जैक जो है इलेक्ट्रिक से ऑपरेट होता है। जो हम पावर सोर्स लेते हैं, अब मोटर लगा हुआ है, उससे हम लोग पावर लेके मोटर के थ्रू जो है स्क्रू इसमें है, उससे हम ऑपरेट कर लेते हैं। देश भर में यूनिक इसलिए है कि ये जो है 4 जैक लगा के, जहां शेड नहीं है, शेड है लेकिन ईओटी क्रेन नहीं है, कहीं भी इसको हम 4 जैक लेके कोच को, बैगन को, लोगों को, किसी भी प्रकार जो रेलवे का हम रहा है उसको हम लोग मेंटेनेंस के लिए इसको यूज करते हैं। सिकुनाइज करके 4 जैक अलग अलग जगह लगा के हम लोग सिकुनाइज कर लेते हैं और उसके बाद जो है इसको लिफ्ट करके नीचे जो है बोगी को अलग करके हम लोग इसको मेंटेनेंस कर लेते हैं। उसके बाद फिर जो है लोडिंग करके इसको हम लोग ठीक कर लेते हैं। इसके अलावा मोदी सरकार के नेतृत्व में विगत 5 वर्षों में 4 बड़े प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए हैं, जिसमें साल 2024 में 8 व्हीलर टावर शुरू की गई। तो इसी वर्ष हाई हॉर्स पावर इंजन का ओवर वाइलिंग भी शुरू किया गया। 1 मंथ 1 लोगों के स्लोगन के साथ रेलकर्मी अपनी सेवाएं देने में जुटे हैं। ये ओवर वाइलिंग का काम देश में सिर्फ 2 ही जगह होता है, एक तमिलनाडु और दूसरा जमालपुर वर्कशॉप में। साथ ही पेट्रोलियम टैंक वैगन निर्माण 2025 में ही शुरू किया गया, जिससे पेट्रोलियम पदार्थों की आवाजाही में मदद मिल रही है। पिछले सालों के 2-3 सालों के दौरान मुझे वर्कशॉप को हम लोगों ने 4 नई एक्टिविटी स्टार्ट की है, जिसमें हाई हॉर्स पावर डीजल लोको है, जिसका हम लोगों ने पीओ स्टार्ट किया है। ये एक नई एक्टिविटी ऐड हुई है। उसके अलावा हमारा 8 व्हीलर टावर कार, जिसकी हमने मैन्युफैक्चरिंग लास्ट ईयर से स्टार्ट की है। इस साल भी हम लोग को 2 नए ऑर्डर्स हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एक जो टैंक वैगन है BTPN, उसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। ये जमालपुर वर्कशॉप के लिए बिल्कुल पहला एक बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट है और ये फर्स्ट टाइम हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। 2 दिन पहले ही हमारे रेलवे बोर्ड के एक बड़े अधिकारी ने उनका पूरी रेक का एक फ्लैग ऑफ किया है। ये वर्कशॉप के लिए भी बड़ी अचीवमेंट है। और अभी हमें एक FMP फ्लैट मल्टीपर्पज़ वैगन का भी एक ऑर्डर मिला हुआ है, वो भी हम लोग 1-1.5 महीने में हम लोग एक फर्स्ट निकालेंगे। फ्लैट वैगन निर्माण की प्रक्रिया भी 2025 में शुरू करने की योजना बनाई गई। इस वैगन में डिफेंस के उपकरण और स्टील के सामान समेत अनेक वस्तुओं की ढुलाई में मदद मिलेगी। पिछले दिनों जमालपुर कारखाना के विकास के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 79 करोड़ रुपए की लागत से वैगन ओवर वाइलिंग की कैपेसिटी को बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की, जिससे 255 वैगन प्रतिमाह क्षमता बढ़ जाएगी।
इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने वाली संस्था इरीमी जमालपुर में प्रशिक्षण केंद्र के विकास के लिए 350 करोड़ रुपए की निवेश की योजना शामिल की गई है। एशिया और देश में अपनी मुकम्मल पहचान रखने वाला बिहार के जमालपुर रेल कारखाने का अतीत लगभग 150 साल से भी ज्यादा का है। यह कारखाना देश में वर्सटाइल कारखाना है, जहां विभिन्न तरह के उपकरण तैयार किए जाते हैं। साथ ही वेल्डिंग प्रशिक्षण केंद्र के जरिए जहां छात्रों का मनोबल बढ़ाया जाता है, वहीं बगल में इरमी संस्था है, जहां पर देश भर के रेलवे के ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, जो बिहार की प्रतिष्ठा को चार चांद लगाते हैं। कैमरामैन शिव सुमन के साथ बिहार के जमालपुर रेल कारखाने से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और समाचार में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए दूरदर्शन समाचार। वाह यार, क्या सही हो आप। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ? पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि सरकार ने कुछ हिंदी समाचार चैनल्स को ज्यादा उर्दू शब्दों के इस्तेमाल के लिए नोटिस भेजा है। चैनल्स को भाषा विशेषज्ञ नियुक्त करने का निर्देश दिया गया है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने इस सोशल मीडिया पोस्ट का फैक्ट चेक किया, जिसमें यह दावा गलत साबित हुआ है। PIB ने बताया कि इस पोस्ट में कही गई बातें गलत हैं और भ्रामक हैं। PIB ने सोशल मीडिया X पर अपने पोस्ट में लिखा कि मंत्रालय ने केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक दर्शक की शिकायत से संबंधित नोटिस चैनलों को भेजी है और चैनलों को निर्देश दिया गया है कि वो शिकायतकर्ता को की गई कार्रवाई से अवगत कराएं और संबंधित नियमों के अनुसार मंत्रालय को भी सूचित करें। सरकार ने किसी एक शिकायतकर्ता की शिकायत पर चैनलों को नोटिस भेजा, न कि उर्दू के इस्तेमाल के लिए। भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने पर दिग्गज अभिनेता मोहनलाल ने इसे मलयालम फिल्म उद्योग को समर्पित किया है। अभिनेता मोहनलाल ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार को अपने जीवन का सबसे महान क्षण बताया है। उन्होंने कहा कि यह सम्मान उनके लिए व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि पूरे मलयालम सिनेमा की कला, विरासत और संघर्ष का प्रतीक है। मोहनलाल ने मलयालम फिल्म उद्योग के तमाम कलाकारों के प्रति अपना प्रेम और सम्मान व्यक्त किया। Kind of responsibility to do better films, to give more content, more moral to the public, and to be more disciplined. This is how you construct your life. But as an actor, I always respect my profession. So nothing called redefining it. Okay. और अब बात डीडी न्यूज की खास सीरीज जन जन के प्रधानमंत्री की, जिसमें डीडी न्यूज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों से चलाए जा रहे विभिन्न जन कल्याणकारी और लोकप्रिय योजनाओं का गहन विश्लेषण किया और उन योजनाओं का लेखा जोखा आपके सामने लेकर आए हैं। इसी कड़ी में आज बात एक संवेदनशील कवि, विचारक और लेखक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिनकी रचनाएं उनके संवेदनशील, बौद्धिक और भावुक व्यक्तित्व को उजागर करती हैं। एक तरफ वो देश का नेतृत्व कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर साहित्य और कविता से भी उनका जुड़ाव उन्हें एक अनोखा नेता बनाता है।
आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा। ये लाइनें बता रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ओजस्वी भाषण के जरिए ही दुनिया को अपना दीवाना बना लेते हैं। अपने कवि हृदय से निकली कविताओं से भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल एक राजनेता नहीं है, बल्कि एक गहन विचारक, लेखक और कवि भी हैं। उनकी लेखनी में भारतीय संस्कृति, युवा शक्ति और राष्ट्र निर्माण के प्रति गहरी अंतर्दृष्टि झलकती है। लेखक और विचारक के रूप में मोदी जी ने शिक्षा, पर्यावरण, आध्यात्मिकता और राष्ट्र निर्माण जैसे विषयों पर अनेक लेख और पुस्तकों की रचना की है। उनकी सबसे लोकप्रिय पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स छात्रों, उनके माता पिता और शिक्षकों के लिए एक प्रेरक मार्गदर्शिका है। 2018 में प्रकाशित यह पुस्तक परीक्षा के तनाव को कम करने और जीवन में सफलता पाने के 25 मंत्र देती है। एग्जाम वॉरियर्स अगर आप देखें, उसका पहला चैप्टर क्या कहता है कि बच्चों, परीक्षा से आतंकित मन होना, आक्रांत मत होना। जैसे फेस्टिवल मनाते हो दिवाली, दशहरा, वैसे ही परीक्षा है। परीक्षा का टेंशन छात्र ना ले, पेरेंट्स और टीचर्स ना दे, इसके लिए एक अच्छा किताब बनाया है। तो मुझे तो पहले आश्चर्य लगा कि एक प्रधानमंत्री, दुनिया का कोई प्रधानमंत्री परीक्षा पे नहीं लिखा है किसी ने। नरेंद्र मोदी की कविताएं उनकी आध्यात्मिकता, देशभक्ति और प्रकृति के प्रति प्रेम को दर्शाती हैं। आपातकाल के दौरान युवाओं को प्रेरित करने के लिए पीएम मोदी ने एक जोशीली कविता पढ़ी थी। टोलियां की टोलियां जब चल पड़ी यौवन की, तो चौखट चरमरा गए, सिंहासन हिल गए। प्रजातंत्र के पहरेदार सारे भेदभाव तोड़, सारे अभिनिवेश छोड़ मंजिलों पर मिल गए। चुनौती की हर पंक्ति को सब एक साथ पढ़ गए, कदम कदम बढ़ गए। नरेंद्र मोदी की पुस्तक ज्योतिपुंज आरएसएस नेताओं के व्यक्तित्व, कृतित्व से परिचय कराती है। ज्योतिपुंज की जो किताब का लोकार्पण हुआ था, उस समय माननीय मोहन भागवत जी भी मंच पे थे और आदरणीय नरेंद्र भाई भी उस मंच पे थे। और रोहित, मेरे वो जो सभागार था खचाखच भरा पड़ा था और वो आम जनता नहीं थी, एक एक व्यक्ति अपने आप में एक एक संस्था था उस ऑडिटोरियम में। और ज्योतिपुंज जो है प्रचारकों को समर्पित की गई किताब थी। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात और स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से अपने भाषणों में भी कविता के माध्यम से राष्ट्र और युवा शक्ति को प्रेरित किया है। जीत है, एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है। अभिनेत्री और निर्देशक तनिष्ठा चैटर्जी की फिल्म फुल प्लेट बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में धूम मचा रही है। महोत्सव में तनिष्ठा को उभरते फिल्मकार के रूप में सम्मानित भी किया गया। तनिष्ठा और फिल्म के मुख्य अभिनेता शारिब हाशमी ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में भारतीय सिनेमा की बढ़ती वैश्विक मौजूदगी की सराहना की। बुसान फिल्म फेस्टिवल में इस बार भारत बहुत ही दमदार मौजूदगी दर्ज करा रहा है। एक से बढ़कर एक फिल्में यहाँ पर स्क्रीन होंगी। उसमें एक बहुत ही खास फिल्म है फुल प्लेट। हमारे साथ है फिल्म की निर्देशक तनिष्ठा चैटर्जी और शारिब को किसी न पहचान की मोहताज में, कोई इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। तनिष्ठा, सबसे पहले बताइए कि बुसान में आपकी फिल्म स्क्रीन हो रही है, बहुत ही खास है, आपका निर्देशन है इस फिल्म में और काफी मुश्किल भी रही है फिल्म आपके लिए। हाँ, बहुत ही एक्साइटेड हूँ। ये मेरी दूसरी फिल्म है जो बुसान फिल्म फेस्टिवल में सिलेक्ट हुई है और हम स्क्रीन कर रहे हैं। और परसों रात को हमें विजनरी डायरेक्टर अवार्ड मिला फुल प्लेट के लिए, तो बहुत ही स्पेशल मोमेंट है हमारे लिए। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि शारिब जो मेरे फिल्म के वन ऑफ द लीड एक्टर्स हैं, वो आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और इस स्पेशल मोमेंट में हम लोग ये एक साथ शेयर कर सकते हैं। और अभी कुछ ही घंटों में हमारी सेकंड स्क्रीनिंग है और वो फुल्ली सोल्ड है, तो लोग हमसे पूछ रहे हैं कि यार हमें टिकट्स दे दो।
थोड़ा सा फुल प्लेट के बारे में बताइए, किस तरह से आपको लगता है कि ऑडियंस के साथ एक वो कॉर्ड वो जो है वो स्ट्राइक करती हुई नजर आ रही है? मतलब ये हर स्ट्रेटा को कनेक्ट करती, चाहे वो जब वो हाई सोसाइटी वाले हैं वो भी अपने आप को इसमें देखेंगे, जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास वाले हैं वो भी इस फिल्म में अपने आप को इससे रिलेट करेंगे, जो हाउस हेल्प्स हैं वो रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो आपको इस फिल्म के अंदर दिखाई देंगे। और ये तो मोटा मोटा हो गया, उसके अलावा बहुत सारे लेयर्स हैं फिल्म में। तनिष्ठा, इस वक्त आप कई मंचों पर जंग लड़ रही हैं, लेकिन उस वक्त इस तरह की फिल्म करना और आना, लोगों से मिलना, ये कितना मुश्किल है और कितना अच्छा भी लग रहा है, कितना मजा भी आ रहा है? हाँ, मतलब मुझे चाहिए ये, आई थिंक मतलब मुश्किल तो बहुत रहा है, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी बात की है, लेकिन आज जब हम इस मंच पे हैं और पूरी टीम को जो प्रोत्साहन मिली है इस अवार्ड से, आई थिंक इट्स जस्ट वर्थ इट। वो मुझे उससे बहुत एनर्जी मिल रही है, आई जस्ट फील अलाइव अगेन। आज भारतीय फिल्में हर मंच पर विभिन्न, हम देख रहे हैं विभिन्न फिल्म महोत्सवों में अपनी जगह बना रही हैं, जो एक कंटेंट क्रिएटिंग को लेकर जिस तरह का एक रेवोल्यूशन इस वक्त हम देख रहे हैं, फ्रॉम द बिग स्क्रीन टू द OTT, यानी कि जिस तरह से PM मोदी ने कहा कि आज कंटेंट बहुत बड़ा हो गया है, भले ही स्क्रीन आपकी बहुत छोटी होगी। किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि आप उस न्यू वेव का भी हिस्सा हैं, बड़े पर्दे से लेकर छोटे पर्दे पर OTT पे सब जगह धमाल मचा रहे हैं? थैंक यू सो मच। नहीं, ये हम मेरे ख्याल से बहुत ही इस वक्त जो दौर है वो क्रिएटिव लोगों के लिए, आर्टिस्ट्स के लिए, राइटर्स के लिए, डायरेक्टर्स के लिए, एक्टर्स के लिए बहुत ही सुनहरा दौर है ये इस वक्त, क्योंकि हम सबको मौका मिल रहा है काम करने का, अच्छी कहानियाँ कहने का, अलग कहानियाँ कहने का जो पहले नहीं कही जाती थी। तो वो मेरे हिसाब से एक बहुत ही मतलब अच्छी चीज़ हुई है इंडियन सिनेमा के लिए भी, भारतीय पूरे मतलब मेरे ख्याल से तो ये पूरे वर्ल्ड में हो रहा है और हम पूरी दुनिया में अपना नाम पहुंचा पा रहे हैं, अपना काम दिखा पा रहे हैं और लोग उसे पसंद कर रहे हैं। और बुसान फिल्म महोत्सवों में स्क्रीनिंग की जा रही है और यहाँ पर फुल प्लेट की स्क्रीनिंग बिल्कुल हाउसफुल है। तनिष्ठा टैटर्जी भी बहुत खुश है और यही उम्मीद करते हैं कि भारतीय कलाकार, भारतीय फिल्म मेकर्स इसी तरह से बहुत ही मजबूती से अपना धमाल यहाँ पर मचाते रहे। कैमरा पर्सन शिवा के साथ जया सिन्हा, DD न्यूज के लिए बुसान से। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के सुपर 4 के दूसरे मैच में रविवार को भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। भारतीय टीम अपने ग्रुप में तीनों मैच जीतकर शीर्ष पर रहते हुए सुपर 4 में पहुंची है। वहीं पाकिस्तान को ग्रुप चरण में 3 मैचों में से 2 में जीत और 1 में हार झेलनी पड़ी है और वो हार भारत ने ही पाकिस्तान को दी थी। ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान को भारत के हाथों पराजय मिली थी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट और इसी के साथ समाचार में हमें दीजिए अनुमति। इस रिपोर्ट के साथ नमस्कार। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में सुपर 4 की जंग शुरू हो चुकी है। सुपर 4 के दूसरे मुकाबले में भारत का सामना उसके चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा। एशिया कप के मौजूदा सीजन में भारत का सफर शानदार रहा है। टीम इंडिया अपने ग्रुप में तीनों मैच जीतकर शीर्ष पर रहते हुए सुपर 4 में पहुंची है। ऐसे में भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में अपने बढ़े हुए मनोबल के साथ मैदान पर उतरेगी। टीम इंडिया को एक बार फिर शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा की सलामी जोड़ी से शानदार शुरुआत की उम्मीद होगी। वहीं जसप्रीत बुमराह की भी टीम में वापसी होगी। वे टीम के आक्रामक गेंदबाजी की अगुवाई करते नजर आएंगे। कंट्री हमेशा सपोर्ट करता है हर गेम में, वैसे ही ये गेम में भी सपोर्ट करते रहे। और संडे है तो मेरे हिसाब से ज्यादा लोग बैठ के देखेंगे मैच, तो आराम से बैठे एंजॉय करें गेम। और हम लोग ग्राउंड पे जाएंगे तो पूरी कोशिश करेंगे सेम इंटेंसिटी से खेले, सेम एनर्जी से खेले और हमेशा हम ट्राई करते हैं अपना ए गेम आगे रखने के लिए और वही ट्राई करेंगे पूरा ग्राउंड पे। वही बात पाकिस्तान की करें तो इस टीम को ग्रुप चरण में 3 मैचों में से 2 में जीत और 1 में हार झेलनी पड़ी थी। ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान को भारत के हाथों पराजय मिली थी। भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराने में सफलता हासिल की थी। अब सुपर 4 में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की टीम अपनी पिछली गलतियों में सुधार करके मैदान पर उतरेगी। पाकिस्तान को साहिबजादा फरहान और सैम अयूब की सलामी जोड़ी से बेहतर शुरुआत की उम्मीद होगी। अयूब पिछले तीनों मैचों में खाता नहीं खोल पाए हैं। वहीं फखर जमान और कप्तान सलमान बल्लेबाजी क्रम को मजबूती देंगे। शाहीन शाह अफरीदी से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। वहीं अबरार अहमद स्पिन गेंदबाजी का जिम्मा संभालेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप में अब तक के प्रदर्शन पर नजर डालें तो एशिया कप में दोनों टीमों के बीच 20 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 11 में भारत और 6 में पाकिस्तान को जीत मिली है, जबकि 3 मुकाबले बेनतीजा रहे हैं।
वहीं T20 फॉर्मेट में भारत और पाकिस्तान 14 बार आमने सामने हुए हैं, जिसमें से 11 बार भारत को जीत मिली है। वहीं 3 मुकाबले पाकिस्तान के नाम रहे हैं। जाहिर तौर पर रिकॉर्ड के नजरिए से भारत का पलड़ा भारी नजर आता है। बहरहाल अब टीम इंडिया की नजर एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ लगातार दूसरी जीत दर्ज करते हुए फाइनल की राह आसान करने की होगी। वहीं पाकिस्तान की कोशिश भारत के खिलाफ पिछले मुकाबले में मिली हार का बदला लेने पर टिकी होंगी। एशिया कप के सुपर 4 के मुकाबले में एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच रोमांचक भिड़ंत देखने को मिलेगी, क्योंकि ग्रुप स्टेज में भारत ने अपने सभी मुकाबले जीत करके सुपर 4 में प्रवेश किया है। वहीं पाकिस्तान ग्रुप स्टेज में भारत के हाथों पहले मात खा चुका है। ऐसे में जहां भारतीय टीम जीत के रथ पर सवार होना चाहेगी, वहीं पाकिस्तान इस बार अपनी हार को टालने की कोशिश करेगी। कैमरा कुमार दत्ता और एसपी दुबे के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज, दुबई। अगर आप भागदौड़ भरी दिल्ली में सुकून की जगह ढूंढ रहे